नमस्कार। बेयर्स और बुल्स का आज का सत्र हमारा आरबीआई पॉलिसी पर फोकस रहेगा। आज ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है जहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को छुआ नहीं है और इसके कारण स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है। निफ्टी अभी 13,250 के आसपास चले गया है। ये अपने आप में ही एक हाई लेवल है और सेंसेक्स भी 45,000 के ऊपर गया था। तो अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो सुबह से मार्केट जो ऊपर गया था फिर बीच में नीचे आया और अभी वापस से एक स्ट्रॉन्ग आखिरी के आधे घंटे में, वीक भी आज ख़त्म होगा, फ्राइडे है। तो आरबीआई पॉलिसी के कारण मार्केट में एक डेफिनेट पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है और उसका जो कारण है उस कारण के ऊपर ही हम बात करेंगे। पर आरबीआई पॉलिसी एकदम से, जो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि हमने रेपो रिवर्स रेपो चेंज नहीं किए, वो एक बात है। पर उन्होंने उसके पीछे के जो कारण दिए हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। ये बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये वीडियो भी छोटा सा रहेगा, तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी, उसने जागतिक स्तर पर आरबीआई का क्या बोलना है कि आउटलुक इज़ ओवरकास्ट विद सर्ज इन कोविड-19 सेकंड वेव, यानी कि सेकंड वेव आ रही है। तो हम एक एक पॉइंट लिख लेंगे कि ग्लोबली क्या हो रहा है। ईयू में सेकंड वेव ऑफ कोरोना, जिसके कारण क्या है, लॉकडाउन, यानी कि ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। ऑफ कोर्स ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, तो वो उसने बोला कि ओवरकास्ट यानी शंका है, लेकिन वैक्सीन का प्रोग्रेस हैज़ जनरेटेड सम पॉजिटिव। तो ये सेकेंड वेव नेगेटिव है, लेकिन वैक्सीन के बारे में जो न्यूज़ है तो बैलेंस हो रहा है। अभी उतना नहीं डर है जितना पहले था, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। वर्ल्ड ट्रेड ने रिबाउंड किया है क्योंकि Q3 में, क्योंकि लॉकडाउन्स ईज हो गए। Q3 यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बट लाइकली कि Q4 में पेंटअप डिमांड एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसी को पेंटअप डिमांड का क्या मतलब है, हिंदुस्तान में लॉकडाउन था बहुत दिनों तक और उसके बाद जब लॉकडाउन खुल गया तो उसी के साथ साथ दिवाली सीज़न भी आ गया और इसलिए अक्टूबर में बहुत सारी बाइंग हो गई, कार्स की, कपड़ों की, सब चीज़ों की, वाइट गुड्स की। कल के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे क्रेडिट ग्रोथ जो थोड़ी सी बढ़ी है, बाकी तो सब जगह डिग्रोथ है, लेकिन एग्रीकल्चर के कारण और पर्सनल लोन के कारण जो बढ़ी है, कल के बेयर्स और बुल्स में ये टच किया था। तो वो क्या है कि अक्टूबर में ये जो पेंटअप डिमांड थी दिवाली के टाइम पे, वो हो गई थी। और दुनिया भर में अभी Q3 में जैसे क्रिसमस हो जाएगा वेस्टर्न नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में, तो उसके कारण वो हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड रिकॉर्डेड रिबाउंड इन Q3 बट इट इज़ लाइकली टू स्लो इन Q4 एज पेंटअप डिमांड इज एग्जॉस्टेड, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट की इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है वो भी भरवा लेंगे, फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा सेकेंड वेव आने के कारण भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये दो चीज़ें हैं कि सेकेंड वेव जो अभी आ रही है उसलिए चिंता होगा, वैक्सीन से पॉजिटिव है, लेकिन अभी डिमांड को बढ़ने को, विश्व जागतिक अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ने को थोड़ा समय लगेगा। इन्फ्लेशन वो बोल रहे हैं म्यूटेड है, यानी मोटा मोटी इन्फ्लेशन ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स रिमेंड बॉयंट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में तेजी है। आप चाहे आप जो भी फाइनेंशियल मार्केट देख लीजिए, चाहे ऑयल देख लीजिए, चाहे मेटल्स देख लीजिए, चाहे सॉफ्ट कमोडिटीज़ देख लीजिए, चाहे बिटकॉइन देख लीजिए, चाहे टेस्ला देख लीजिए। कल माइकल बरी ने टेस्ला शॉर्ट किया और उन्होंने एक, माइकल बरी यानी बिग शॉर्ट वाला जो फेमस इन्वेस्टर थे, उन्होंने बोला कि टेस्ला बहुत महंगा चल रहा है। तो ये सब क्योंकि बिनाइन हाईली अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पे लिखा है, पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ वैक्सीन, दोनों चीज़ों के कारण हिंदुस्तान में भी तो शेयर बाजार ऊपर जा रहा है क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी है और लोग तो ऐसी भीड़ कर रहे हैं रास्ते पे जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वैक्सीन आने वाला है उसके ऑप्टिमिज्म के कारण। तो ये जागतिक अर्थव्यवस्था उसने बताया। डोमेस्टिक इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उसने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्शन दिखाया Q2 में। Q2 यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर लिखा तो है यहाँ पे। और Q3 में वो बोल रहा है कि
कुछ इंडिकेटर्स पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। कौन से इंडिकेटर्स? पैसेंजर व्हीकल और मोटरसाइकिल यानी कि कार और बाइक्स की सेल्स बढ़ी, रेलवे का फ्रेट बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा। तो ये सारे चीज़ों के चलते और फेवरेबल मॉनसून, बहुत बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर ड्राइव कर रहा है ग्रोथ को। ये वाले इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ ही सबसे ज़्यादा है। और रबी सोइंग भी अच्छी हुई है, ये जो अभी विंटर के सीज़न में जो होती है और जिसकी कटाई फिर अभी जनवरी में होगी, तो रबी सीज़न भी 4% से ज़्यादा है एकरेज कवर्ड एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पानी भी अच्छा है रिजर्वायर्स में, सॉइल की नमी अच्छी है। तो ये पैराग्राफ एक थोड़ा सा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत आपत्ति नहीं है, अच्छा चल रहा है, ऐसा उनका बोलना है। महंगाई के बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन 7%, 7.5% तक चले गया। और प्राइस प्रेशर सर, अक्टूबर में भी ये प्राइस प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। उनका क्या बोलना है कि फूड इन्फ्लेशन सर्ज्ड इंक्लूडिंग पल्सेस एंड ऑल, क्योंकि मल्टीपल सप्लाई शॉक्स, वो कई सारी चीज़ें हैं कि आपकी दाल महंगी हो गई, आपके सब्जियां महंगी हो गई, और आपके मसाले महंगे हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मल्टीपल सप्लाई शॉक्स का क्या मतलब है कि आपका जैसा कोविड के कारण लॉकडाउन बंद हो गए, लेबर नहीं मिला, तो ये सारे चीज़ों के चलते महंगाई असर, सप्लाई बंद हो गया, या जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसके कारण आवाजाही संभव नहीं है, तो उसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। तो मल्टीपल सप्लाई शॉक्स उन्होंने बोला है। तो कोर इन्फ्लेशन पिक्ड अप बोथ 3 months एंड 1 year ahead, एक्सप्लेशंस हैव ईज्ड मंथली। ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों का ये मानना है कि अभी जो भी महंगाई है तो भी 3 months एंड 1 year यानी आज से 3 महीने बाद, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च पकड़ लो, और आज से 1 साल बाद हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैव ईज्ड मॉडेस्टली, यानी कि आज जो भी महंगाई है हम लोग सोच रहे हैं, यानी उन्होंने जो सर्वे किया आरबीआई जो करता है, कि आगे चल के महंगाई इतनी नहीं रहेगी। तो ये एक और बात है। डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन, इस पे तो जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है। ये यानी आरबीआई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि रोज का रिवर्स रेपो फिगर हम आरबीआई की वेबसाइट पे देखते हैं, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, रूपी हमारा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के चलते डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो अपने बहुत अच्छे हैं, बिनाइन है, वो यहाँ पे लिखा है। फिर इनफ्लो ऑफ, एक अच्छी बात यहाँ पे लिखी है उसने कि नोटवर्दी डेवलपमेंट इज दैट नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ एक्सिलरेटेड एंड मूव इनटू पॉजिटिव टेरिटरी फर्स्ट टाइम। देखो, यानी कि बैंक जो लोन दे रही है नॉन फूड क्रेडिट को, वो बढ़ा है। कल तक क्या हो रहा था, हिदर टू यानी अब तक क्या हो रहा था, लार्ज इनफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स वाज बीइंग यूज्ड टू डिप्लॉय इनटू एसएलआर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप और मैं बैंक में पैसा जमा कर रहे थे और वो डिपॉजिट का बैंक कर्जा देने के बजाय वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डाल रही थी, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये जो है ये एक अच्छी बात है कि वहाँ से निकल के बैंक्स वापस अर्थव्यवस्था में कर्जा देने लगे हैं, और उसका क्या मतलब है कि इकोनॉमी में धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी है, एटलीस्ट लोन्स की कुछ हद तक। कल हमने देखा था कि एसएमईज में डिमांड बढ़ी है, लार्ज कंपनीज में नहीं है, तो वो वाला पार्ट ये है। आउटलुक, आगे चल के क्या होगा, आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन हैज टर्न्ड एडवर्स, थोड़े से चिंतित है इन्फ्लेशन को लेके। सब्सटेंशियल वेज बिटवीन होलसेल एंड रिटेल पॉइंट्स टू सप्लाई साइड बॉटलनेक एंड लार्ज मार्जिन बीइंग चार्ज बाय कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो नहीं बढ़ा है भारत में, लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है। अब अगर महंगाई होलसेल दर पे नहीं बढ़ी है लेकिन रिटेल दर पे बढ़ी है, इसका मतलब है होलसेल और रिटेल के बीच में जो बिचौलिए बोलिए या जो भी है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन चार्ज कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है कि लार्ज मार्जिन इज बीइंग चार्ज टू कंज्यूमर्स। और दूसरा कि सप्लाई नहीं है, जो हमने ऊपर भी देखा कि सप्लाई साइड बॉटलनेक्स है जिसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं। तो खरीफ के कारण थोड़े से, खरीफ की जब फसल आएगी बाज़ारों में तब थोड़े से भाव कम होंगे। विंटर में ठंडी के दिनों में सब्जियों के भाव कम होंगे, लेकिन कच्चे तेल का भाव वापस बढ़ने लगे। हमने देखा कि कच्चे तेल का भाव ऊपर जा रहा है, और ये सारी चीज़ों के चलते इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा, वो बोल रहे हैं कि
6% 7% के दर में रहेगा आगे चल के। उन्होंने ग्राफ में दिया है कि उनको लग रहा है कि अभी, ये तो वो पार्ट है लॉकडाउन वाला, उनका बोलना है कि अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर है लेकिन वो आगे चल के 6% तक या थोड़ा सा नीचे तक उसके भी जा सकता है। ये वो चार्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रोथ के बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि रिकवरी इन रूरल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन फर्दर। देखिए, ये पूरी जो ग्रोथ हुई है पोस्ट कोविड, वो सब रूरल डिमांड ने चलाई है। हमने बार बार अलग अलग वीडियो में देखा है, अलग अलग डेटा पॉइंट से देखा है। और अभी अर्बन डिमांड भी अभी बढ़ रही है क्योंकि अनलॉकिंग चालू हो गया है और लेबर वापस शहरों में आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ों के कारण एक जो पॉजिटिविटी आ रही है, इस इज क्लाउडेड बाय पॉसिबल राइज इन इन्फ्लेशन। लेकिन कहीं पर डर है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे तो लोकल कंटेनमेंट आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में रिकवरी रेट अच्छा है। वैक्सीन का अगेन फिर से बात करी थी, वो है। कंज्यूमर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में वापस से एक बुलिशनेस है। फिस्कल स्टिम्युलस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिस्कल स्टिम्युलस कंजम्पशन से बाहर निकलकर ग्रोथ जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेट क्रिएशन हो रहा है, ना कि ये वन टाइम एक्सपेंडिचर है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टिल स्लैक अभी तक, क्योंकि कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज, मेरे पास एक फैक्ट्री खाली पड़ी है, मैं दूसरी फैक्ट्री क्यों डालूंगा? तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज़ फुल्ली नॉट रिकवर्ड। एक्सपोर्ट्स ठीक ठाक रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अगर जब तक जागतिक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं होगी, मेरे एक्सपोर्ट्स कैसे जाएंगे? तो ये सारे चीज़ों के चलते उनका बोलना है कि ये वित्तीय वर्ष में हम -7.5% का ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन अगले क्वार्टर में, इसी वित्तीय वर्ष के अगले क्वार्टर Q3 क्वार्टर, इसी क्वार्टर में 0.1 का ग्रोथ होगा। और इसी क्वार्टर के, ये बहुत एक अच्छी बात वो बता रहे हैं कि इसी वित्तीय वर्ष के आखिरी क्वार्टर में हम, यानी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 0.7% प्लस ग्रो करेगी। और फिर उसके अगले वर्ष तो 21% होना ही है, क्योंकि इसी क्वार्टर में पिछले वर्ष हम -24% थे। तो वहाँ से एक बड़ा जंप रहेगा, तो वो स्टैटिस्टिकल बेनिफिट मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उन्होंने चार्ट बनाया कि हम यहाँ पे थे, यहाँ से देखो, पिछले बार का Q1 हमारा सबसे नीचे था, ये वाला अगर आप देखेंगे Q1 2021 में हम यहाँ पे थे। और क्योंकि अब ये बेस बन गया है, तो Q1 2022 अपने आप यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये छोटे बेस से बढ़ने वाला है। तो ये थोड़ा सा समझने लायक है, पर फिर भी अपना और फिर यहाँ पे सब लोग बोलेंगे इंडिया की इकोनॉमी 22% से ग्रो हो गई वगैरह, वो बेस इफेक्ट रहेगा, पर पता रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के चलते MPC का बोलना है कि हमारा इन्फ्लेशन पे ध्यान है, लेकिन इन्फ्लेशन के लिए और कुछ रिकवरी भी हो रही है, लेकिन ये रिकवरी इतनी रिकवरी नहीं हुई है कि हम सपोर्ट, यानी जो इंटरेस्ट रेट्स कम का जो सपोर्ट दे रहे हैं हम अर्थव्यवस्था को, वो हम अभी निकाल नहीं सकते। तो इसलिए स्मॉल विंडो इज़ अवेलेबल फॉर। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर सप्लाई मैनेजमेंट सही होगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाई तो रिकवरी जो चल रही है वो थोड़ी सी खंड जाएगी। अच्छा, ब्याज दरें कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि एक तो सप्लाई मैनेजमेंट बराबर नहीं है, तो सप्लाई साइड पे ध्यान दो। एक्सेसिव मार्जिन चार्ज हो रहे हैं, आप एक्सेसिव मार्जिन्स कम करो। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब टैक्सेस तो है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज़ों के चलते महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि होलसेल पे महंगाई नहीं बढ़ रही है, रिटेल में बढ़ रही है। और होलसेल रिटेल के बीच में जो कारण है वो कारणों पे ध्यान दो। तो इसलिए उसका बोलना है कि सप्लाई साइड और फर्दर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी जो है, यानी कि हमारा जो RBI का जो काम है, हम यही करेंगे कि डिसाइड टू मेंटेन द स्टेटस को एंड कंटिन्यू विद द अकोमोडेटिव स्टैंस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। दैट मीन्स हम रेट से छेड़खानी नहीं करेंगे, हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। यानी अर्थव्यवस्था को उसने आश्वस्त किया RBI ने कि हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाने वाले, ना इस वित्तीय वर्ष में, ना अगले वित्तीय वर्ष में भी, करंट एंड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में भी हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन महंगाई अगर बढ़ती है तो उसके ये कारणों के कारण महंगाई बढ़, तो अर्थव्यवस्था को अगर चालना देनी है तो ब्याज दरें कम चाहिए, और हम वो ब्याज दरें कम रखेंगे।
लेकिन हमारे ब्याज दरें कम रखने के कारण जो महंगाई बढ़ती है, वो महंगाई के जो कारण है उन पे किसी और को काम करना है। अब सप्लाई साइड मैनेजमेंट या आरबीआई का काम नहीं है, तो उनका वो बोलना है कि तुम यहाँ पे ध्यान दो, हम हमारा काम करते हैं। और ऐसा करके उन्होंने फिर वो ये स्टैंस लिया है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को छेड़खानी नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंस लिया, उसके कारण शेयर बाज़ार में हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तब से अब तक मार्केट लगभग थोड़ा सा वही ऊपर नीचे चल रहा है, पर तेज़ी में ही है। शेयर बाज़ार को आज की क्रेडिट पॉलिसी अच्छी लगी है और इसलिए एक तरफा बाज़ार ऊपर जा रहा है। 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर या जो हिसाब से चल रहा है मार्केट, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इतना शेयर बाज़ार ऊपर गया है, नीचे जाना चाहिए क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा है। देखो यार, बाज़ार है, लिक्विडिटी है इतनी सारी, तो अब उसके ऊपर क्या बात करेंगे। सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर नहीं है, आप मेटल्स देख लो ऊपर है, आप कॉपर देख लो ऊपर है, आप रबर देख लो ऊपर है, आप हर एक कमोडिटी देख लो यार, बिटकॉइन जैसी चीज़ ऊपर है। तो ये सारे चीज़ों के चलते वो ग्लोबल लिक्विडिटी है और उसके चलते सभी एसेट्स ऊपर जा रहे हैं और उसमें हिंदुस्तान के शेयर बाजार भी है। अपना रूपी स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर इंडेक्स एक देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 90 या कुछ लेवल पे आ गया है, 90। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स कितना वीक हो गया। डॉलर इंडेक्स क्या है, डॉलर कम हो रहा है बाकी करेंसीज के तुलना में, तो स्वाभाविक है कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। इसका मतलब है पैसा बाहर निकल रहा है डॉलर से और बाकी के एसेट्स में जा रहा है। तो ये उसका मतलब है कि क्योंकि इसलिए शेयर बाजार, सभी शेयर बाजार हिंदुस्तान के बोलो, बाकी बोलो, जो ऑल टाइम हाई एशिया के बोलो बना रहे, उसका कारण ये है। तो ये बेयर्स एंड बुल्स आज का जो था वो इसके ऊपर था, क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर था। फ्रॉम द क्रेडिट पॉलिसी लैंग्वेज एंड कि आरबीआई ने बोला है कि ठीक है, हमको दिख रहा है प्रॉब्लम्स है, पर हम अभी ब्याज दरों से छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन अभी तक वैसी नहीं बढ़ी जैसी हम चाहेंगे। अच्छी बात यह है कि इसी वित्तीय वर्ष के अगले तिमाही में, चौथे तिमाही में हम प्लस में चले जाएंगे, 0.7 प्लस ग्रोथ करेंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं कि FY21 में पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ इन लास्ट क्वार्टर, फिर Q1 FY22 क्या कुछ 20% या ऐसा कुछ ग्रोथ बता रहा है, वो बेस इफेक्ट का उसका रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो अभी आपने ऐसे इसमें इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, हम लोग रिकमेंडेशन तो नहीं देते कि आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात है कि पढ़ाई ज़रूर कर सकते हो अपनी कैपिटल मार्केट मॉड्यूल की। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के लिए रजिस्टर कर लीजिए। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अपना ऑनलाइन मॉड्यूल है, ये मनीबी की वेबसाइट है, ये हम इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये फॉर्म, छोटा सा फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स में आप कैपिटल मार्केट मॉड्यूल्स कर दीजिए। 3300 यानी ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। नीचे सब कंटेंट दिया हुआ है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाई को कोई पर्याय नहीं है, पढ़ाई तो करते रहनी पड़ेगी। CMM ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब तक ये छोटे छोटे जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं बेयर्स एंड बुल की सीरीज़ में, उस पर आप कमेंट्स लिख के दे रहे हैं कि अच्छी सीरीज़ है, आपको पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, 3 लाख करने हैं, हम चल रहे हैं उसी की दिशा में। तो आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MDH वाले दादाजी गुज़र गए, ये भारत की उद्योग जगत के लिए एक बहुत दुख की बात है। मैं चाहता था उनसे मिलना कभी तो भी, पर नहीं था। करसन भाई पटेल एक ऐसे, अगर आप में से कोई अगर करसन भाई पटेल से मिल सकते हैं तो अवश्य मिलिए। उन्होंने निरमा का जो गाना हम सबको याद है, सबकी पसंद निरमा, तो एक समय था जब ये जो MNC थे, हिंदुस्तान लीवर और ये सब, जो सर्फ और बाकी सारी चीज़ें, जब उन्होंने हिंदुस्तान के बाज़ार में कब्जा करके रखा था, तब ये एक इंसान करसन भाई पटेल साइकिल पर अपना निरमा का वो लेके जाते थे, घर घर में जाते थे बेचने के लिए, और इसीलिए फिर उनका वो गाना बना। और जब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसका, उनके मेहनत के जो पूरे दिन थे और तभी इंडिया में टीवी भी आया,
और फिर उन्होंने वो पहला जो कुछ ये बने टीवी एड्स, उसमें से एक एड निरमा की थी। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बिजनेस में अपना नाम ऐसे बनाया है कि इन सबको देख के हमने आगे बढ़ना चाहिए। तो MDH वाले दादाजी जो फेमस थे, उसी नाम से गए, बुरा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको मोक्ष मिले। और आप सब लोग भी अगर कभी संभव होता है तो करसन भाई पटेल, नारायण मूर्ति, ये सब ऐसे लोग हैं कि बिजनेस वाले, कि जिनसे मिलना चाहिए, जिनके आशीर्वाद लेने चाहिए। तो इस बेयर्स एंड बुल्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, इसके लिए CMM के लिए रजिस्टर करिए। आपको और कुछ अगर चाहिए तो शैलेश सर का नंबर है 8600043130, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।